बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सैफ राजा ईथन ग्रेस से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आज की वीडियो है। इस वीडियो से आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको एक बहुत बड़ा लेसन भी इस वीडियो में मिलेगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि डंकी जो है एक बहुत ही ख़तरनाक सफ़र का नाम है, जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो किसी भी कंट्री के लिए हम जो है ये सफ़र करते हैं। जब आप गैर कानूनी तौर पर इलीगल कोई भी इस तरह का जो है वो सफ़र करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह आज से 7 साल पहले मैंने ख़ुद भी ये सफ़र तय किया और बहुत सारे लोग जो हैं वो यही सफ़र जो है वो हमारे साथ तय कर रहे थे। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये है, एक तो आपको यहाँ पर, क्योंकि कहना जो है बहुत आसान होता है लेकिन जब किया जाता है तो फिर पता चलता है कि क्या मुश्किल है और क्या आसान है। तो मैं, चूँकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान से लेकर ग्रीस आने तक का जो भी सफ़र है ये इसका हर स्टेप आपके साथ जो है वो टू द पॉइंट, बिल्कुल उसमें कोई भी रद्दो-बदल किए बगैर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस किस्सत में जो मेरा एपिसोड है, इसमें मैं आपके साथ इस्तांबुल से लेकर ग्रीस तक की जो डंकी है, जो सफ़र है, उसकी जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है ये स्टोरी इस एपिसोड में कंप्लीट ना हो सके तो फिर नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 जो है वो उसमें इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से लेकर जो है वो इस्तांबुल तक की जो डंकी है उसकी सारी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। जेंट्स लोग जब वो किसी भी जगह पर हमारा दिन में स्टे करवाते हैं या फिर रात में स्टे करवाते हैं, हमारे लिए वो स्टे जो है वो शायद हमारा जो सफ़र तय हो रहा होता है उसमें से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर भी स्टे करवा लेते हैं कि जहाँ पर एक पल के लिए रुकना भी हमारे लिए नागवार है। 13 से 14 दिन का सफ़र तय करने के बाद हम टर्की में एंटर होते हैं और उसका जो एक बॉर्डर है, दोगोबयास उस सिटी का नाम था। वहाँ पर हम सुबह सवेरे सूरज तुलू होते ही वहाँ पर हम जो एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर आगे हमें जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो लेने आती हैं। उसमें हम बैठकर भेड़ बकरियों की तरह जो है वो, किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के कपड़े गीले हैं, किसी को मट्टी लगी हुई है, इसी हालत में हम जो है वो जब गाड़ी में बैठ जाते हैं, तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें एक ऐसे मकान में ले जाया जाता है जहाँ पर इतने शूज़ पड़े होते हैं। हमारे शूज़ जो है उतरवाए जाते हैं और उनको वहाँ पर रखा जाता है। फिर जब हम अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ एक रूम के अंदर 20 से 25 तक लोग जो है वो स्टे कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें जो है वो जब हम एंटर होते हैं फिर वो हमारे नाम वगैरह लिखते हैं। उसके बाद फिर हमें जो है वो वहाँ की सिम वगैरह जो है वो हमसे जो है वो पैसे लेकर हमें दी जाती है और हमारा राब्ता करवाया जाता है हमारे घर वालों के साथ कि हम जो है वो तुर्की में पहुँच चुके हैं, अब हमारी पेमेंट जो है वो उसका बंदोबस्त किया जाए। राब्ता करवाने के बाद फिर जो है वो जब खाने की बारी आती है, खाना हमें बहुत ही नाक़िस खाना दिया जाता है और रात के टाइम जो हमें एक टाइम उन्होंने फ़िक्स किया होता है, उस टाइम पर एक डंडा बरदार आता है और वो हम सबको, क्योंकि जगह बहुत तंग होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक के साथ एक जुड़कर भी अगर लोग सोते हैं तो जगह पूरी नहीं होती, इसलिए फिर हमें वो करवट के बल लेटाते हैं आके डंडा बरदार, ताकि कोई भी अपनी जगह से इधर से उधर ना हो। डंडे के ज़ोर पर हमें वो लटाकर बत्ती जो हमारी लाइट है वो बंद कर देते हैं और दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। उसके साथ हर सुबह जब जैसे हम उठते हैं तो वो फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन लेकर आ जाते हैं कि आप जहाँ भी आपने राब्ता करना है वहाँ पर करें और अपनी पेमेंट जो है उसको क्लियर करवाएं। पेमेंट जिस चीज़ की भी पेमेंट क्लियर होती है उसको फिर वहाँ से निकाल कर आगे मेन सिटी जो है तुर्की का जो बड़ा शहर है इस्तांबुल, वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। हमारा राब्ता करवाया जाता है, हमारी पेमेंट क्लियर हो जाती है
फिर हमको इस्तांबुल के लिए वहाँ से तैयारी करवाई जाती है। जब हम बाहर आते हैं जहाँ पर हमने अपने शूज़ उतारे थे, जब हम वहाँ आते हैं तो वहाँ हमारे शूज़ तो क्या, किसी का भी दूसरे का भी शूज़ हमें पता नहीं चल रहा, एक पाँव किसी और शूज़ का है, दूसरा किसी और का है, वो मिक्स होते हैं और इतना मुश्किल होता है कि कोई एक शूज़ जो है वो जो हम जो है वहाँ से पहन लें। फिर एक पाँव और होता है किसी और शूज़ का, दूसरा शूज़ जो है पाँव जो है वो किसी और शूज़ का होता है। इस सूरत में फिर हम जो है वहाँ से शूज़ पहनते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और हमें वो एक अड्डा पर ले जाते हैं। वहाँ पर हमें कुछ फेक स्टे जो है वो दिए जाते हैं, स्टे पेपर जो है हमें दिया जाता है जो कि फेक होता है, हमारा अपना ओरिजिनल स्टे। वो स्टे पेपर देकर हमें वहाँ पर बिठा दिया जाता है बस के इंतज़ार में। जब एक बड़ी गाड़ी डेबो आती है उसमें हम जहाँ पर 2 लोगों की जगह है सीट पर, वहाँ पर 3 लोगों को बिठा दिया जाता है और सफ़र जो है वो रवाना होता है। जैसे-जैसे गाड़ी आगे जाती है, जहाँ कहीं पर भी कोई पुलिस चौकी वगैरह आती है, कोई चेकिंग पोस्ट आती है, वहाँ से फिर एक छोटी गाड़ी मंगवाई जाती है और जो एक्स्ट्रा जो एक सीट पर बंदा बैठा होता है, उसको उतार कर उसमें सवार किया जाता है ताकि सीट बाय सीट लोग जो है वो नज़र आएँ। जब वो चेक पोस्ट का एरिया गुज़र जाता है, तो दोबारा जो है वो उन लोगों को फिर उसी बस के अंदर सवार किया जाता है। इस तरह हमारा सफ़र जारी रहता है और रास्ते में एक जगह पर रुक कर होटल पर हमें जो है वो खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर फ्रेशमेंट होती है, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। जैसे-जैसे हम सफ़र कर रहे होते हैं, जिस लोगों के साथ जिन लोगों के पास हमें जाना होता है, हम उनसे राब्ता करते रहते हैं, इस फ़िक्र में कि शायद हम वहाँ पर पहुँच जाएँ लेकिन हमें रिसीव करने वाले लोग जो है वो यहाँ वहाँ पर मौजूद ना हों। तो वहाँ पर हम चूँकि अजनबी होंगे, हमें किसी का पता नहीं होगा, तो शायद हम वहाँ पर फँस ना जाएँ। इस जो है कश्मकश में हम जो है राब्ता भी करते रहते हैं। जब गाड़ी इस्तांबुल में पहुँच जाती है और वो पॉइंट जहाँ पर हमें जो है वो हमारे लोगों के हवाले करना होता है, वहाँ पर जब गाड़ी पहुँचती है, तो गाड़ी जो है वो एक के बाद दूसरे 3 से 4 चक्कर उसी एरिया के बार-बार लगाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर पुलिस होती है और गाड़ी जो है वो वहाँ पर उसको नहीं रोकते और ना ही हमें जो है वो बस से रिलीज़ करते हैं। इस चक्कर में वो बार-बार चक्कर लगा रहे होते हैं कि कहीं पुलिस चली जाए, फिर हम बस को रोक कर ये जितने लोग हैं इनको उतार दें। वहाँ पर 3-4 चक्कर लगाने के बाद गाड़ी रुकती है और हमें उतार देते हैं। हम फिर राब्ता करते हैं जिन लोगों के साथ हमें जाना होता है। वहाँ पर हर किसी के पास मोबाइल नहीं था, सिम नहीं थी। वहाँ पर फिर एक-दूसरे के लोगों को कॉल की जाती है और उनको बताया जाता है कि आपका जो भी बंदा है वो हमारे साथ है, यहाँ पर फ़लाँ जगह पर मौजूद है, यहाँ से आकर आप इनको रिसीव कर लें। इसी दौरान मेरा जो दोस्त था जिसने मुझे रिसीव करना था वो आ जाते हैं और वो मुझे पैदल ही वहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर जो है वो उनका मकान है, वहाँ पर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर मेरा 15 से 20 दिन के लिए स्टे होता है, लेकिन वो स्टे जो होता है वो भी पेड होता है। जितने दिन मैंने वहाँ पर रहना होता है वहाँ पर उनको उस हिसाब से उनकी पे देनी होती है। वहाँ पर रहना मुश्किल बहुत इसलिए होता है कि वहाँ जहाँ पर 2-4 लोगों की गुंजाइश होती है मकान में, वहाँ पर 10 से 15 लोग रह रहे होते हैं। इतने लोगों के दरमियान रहना बहुत ही आज़माइश का काम होता है और इस दौरान जब हमने पेमेंट भी देने होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी। ज़्यादा डिटेल में आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। वहाँ पर 20 से 25 दिन मैं रहता हूँ, उसके बाद फिर हमारा एजेंट जो होता है उसके साथ हमारा राब्ता होता है। जब हमारा राब्ता होता है तो उसका बंदा हमें लेने आता है और वहाँ पर उनकी जो अपना एक डेरा होता है, सेव जिसको बोलते हैं वो, वहाँ पर हमें जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ तक था ये इस्तांबुल का मेरा सफ़र। अब जो है मैं इस्तांबुल से लेकर यूनान का आगे का सफ़र जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इस्तांबुल से लेकर आगे तो जो यूनान का सफ़र जो कि बहुत ख़तरनाक, बहुत ही तकलीफ़ दे सफ़र है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा।
आप ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ सैफ राजा को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।